यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी अभी उम्र सिर्फ 16 साल थी। इश्क का नशा सर पर ऐसा चढ़ता है कि बिना सोचे समझे माँ बाप की इज्जत तार तार करके एक लड़के के साथ घर से भाग जाती है। और वह लड़का भी 4 दिन उसके साथ रंगरलियां मनाकर उसे छोड़कर रफू चक्कर हो जाता है। सोचती है घर वापस जाऊं, लेकिन डर कर कदम पीछे खींच लेती है। वह बेड पर एक पाँव रखे घुंघरू उतार रही थी, जो अभी कुछ देर पहले ही सुरूर भरी महफिल में तबले की दगड़ दम और सस्ते दामों बजने वाले बाजे की आवाज में मन मस्तम होने की गरज से पहने थे। उसकी दूधिया रंगत के पैर लश्कारे मार रहे थे और मेहंदी लगे हाथों में चमक उठ रही थी। आदाब। वो ये कहते हुए पास रखे सोफे पर बैठ गए। उसके हाथ में अधपिया सिगार था और बदन पर बड़ी ही खूबसूरत सफेद कॉटन पहन रखी थी। मिर्जा साहब महफिलें तो बाकायदा एहतमाम से देखा करते थे, मगर आज कमरे तक आने की जुर्रत भी कर बैठे। जुर्रत तो उन्हें पहले से ही थी, मगर आज मेहरुनिसा के कमरे में मर्दानगी का पहला कदम था। ये पल उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था, मगर उसने खुद को नॉर्मल ही रखा। उधर मेहरुन्निसा की तरफ से भी आदाब का जवाब मिला। उसके हल्के सुनहरे बालों का आधा हिस्सा कमर तक फैला हुआ था और आधे बालों ने लटक कर उसके चेहरे को छुपा रखा था। वह बेनियाजी से घुंघरू उतार रही थी। उसकी यही बेनियाजी उसको उस कोठे में मगरूर तवायफ कहलवाती थी। वह कोठे में मौजूद सबसे अलग थी। कमरे की सुर्ख रोशनी में अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। टेबल पर गुलदान बड़ी नफासत से रखे थे। पास में रखा खाली डस्टबिन इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ रहने वाली कितनी साफ सफ्फाक और पसंदीदा है। मिर्जा साहब बोले, आप खुद और आपकी खाल बड़ी ही दिलरुबा है। हिरनियों के जैसी आपकी आंखें हैं। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत समय महफिल है। आज तो आपकी पहली एंट्री ने ही दिल लुभा दिया। मुझ समेत कई रईसजादे बड़ी तड़प रखते हैं और आपसे मिलने का दिलों में ख्याल लिए बैठे हैं। माशा अल्लाह, क्या हुस्न पाया है आपने। लगता है खुदा ने बड़ी फुर्सत में तराशा है आपको। मिर्जा साहब बिना रुके ही बोलते चले जा रहे थे। यह कोई नई बात नहीं थी, मगर उसके लिए ये नई बात ही थी। मेहरुन्निसा को सफेदपोश कपड़े की चादर ओढ़े उस शख्सियत में एक भेड़िए की रूह दिखाई देने लगी, जिसके दांतों में उसे अपने जिस्म की भूख की रालें टपकती नजर आई। वह पैसावर तवायफ नहीं थी। अपनी गलतियों से भागते भागते जिंदगी ने उसे उस कोठे में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसी गलतियां जिनके दाग जिस्म पर यूं लगे रह जाते हैं, अगर उन्हें खुरच के मिटाने की कोशिश की जाए तो मुंह से खून रिसने लगे और यह निशान एक गहरे जख्म की सूरत में उभरने लगे। यहाँ आए उसे मुश्किल से 3 महीने ही हुए थे। गोल्डन फिराक पहने एक चंचल कमसिन हसीन तवायफ, जिसकी जवानी फूट फूट कर रुखसारों से बह रही थी, वह बेड के क्राउन से पुस्त लगाए बैठी थी और उसी बेनियाजी से कंगन उतार रही थी कि वह शख्स फिर से बोला, क्या ख्याल है आज रात हमारे नाम हो जाए तो क्या तमाशा हो। मिर्जा साहब के लहजे में जहर भरा मिठास था। बाइज्जत शहरी का रूप बेगैरती का इस्तेहार बन चुकी थी और उसकी इस तरह की बातें उस मासूम चिड़िया की रूह को घायल कर करती जा रही थी, मगर वह फिर भी चुपचाप उसकी बातें सुनती चली जा रही थी। लेकिन सब्र करने की भी एक हद होती है। फिर एकदम भड़क उठी, आप जा सकते हैं। मिर्जा साहब के चेहरे पर नागवारी न जाने कब गुस्से में बदल गई। जेब में हाथ मारा और पैसों की एक गंडी उसके सामने फेंक दी। यह लो अपना मुआवज, तुम्हारा यही काम है और तुम्हारी यही नौकरी है। तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई एक रंडी होकर मेरे सामने बोलने की। पैसे का गुरूर उसके लहजे में ठाटे मार रहा था। तुम एक तवायफ हो और तवायफ ही बनी रहो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। गुस्सा, गुरूर, तंज, यह सब मिलकर एक घिनौना रूप धारण किए हुए थे। न जाने इस सेठ को क्या जाम खाए जा रहा था कि वह मुसलसल उस लड़की की अजमत खरीदने को एक एहसान की तरह जता रहा था। महरू, महरू, यह कैसा शोर है। बाहर से आवाज आई और आवाज देती देती अंदर दाखिल हो गई।
एक पल को खामोशी का साम कमरे में मौजूद हर चीज को इस गया, मगर यह खामोशी उस औरत की रोबदार आवाज ने तोड़ दी। अरे मिर्जा साहब, आपको मना किया था, आप बाहर तशरीफ लाए, उठिए, मैं इसे समझाती हूँ। सेठ मिर्जा अपना सिगार डस्टबिन में फेंकते हुए गुरूर भरी मुस्कुराहट लिए उठ गए और वह औरत उसे बाहर ले गई। देखिए सेठ साहब, यह लड़की नई है, पिछले 3 महीने से इसे यहाँ लाया गया है। बेचारी नाकाम आशिका है, माशूका निभाने के चक्कर में घर से भागी थी और 4 दिन लड़के ने अपनी रंगरलियां मनाने के बाद उसे छोड़कर भाग गया। यह मेरी सोने की चिड़िया है, आप जरा हौसला रखे, गुस्से पर काबू पाए और कल सुकून से आइए, बाकी सब घिसर पिसर तो चलती रहेगी। मगर यह अल्फाज उसके कानों में सींग की तरह घुस गए थे और उसे अपनी रूह उन लफ्जों के अंगारों पर पकी हुई महसूस हुई। थोड़ी देर गुजरी तो वह औरत अंदर आई और मेहरू के साथ बैठ गई, जो शायद रो रही थी। उसका काजल आंखों से बह चुका था, वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, मगर उसे वहां दिलासा देने वाला कोई नहीं था। उसे मालूम हो चुका था कि ये अब वह वक्त है जिस वक्त में यह मालकिन मुझ पर किए गए सारे एहसानों का बदला मेरी अजमत इज्जत बेचकर उतारेगी, लिहाजा उसके सामने आंसू बहाना बेकार है। देखो मेहरू, मुझे पता है यह काम तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मगर सोचो, इसके बिना तुम्हारे पास कोई चारा है, कोई रास्ता है। बेगैरती तो तुम घर से भाग के कर ही चुकी हो। अब जरा गौर करो सारी बातों पर और यह पैसे उठा लो, यह तुम्हारी कमाई है, तुम ही रखना अपनी पहली कमाई। वह यह कहते ही उठ गई, गोया यह कह गई हो कि यह बात आखिरी बात है। रात सारी ख्यालों में कटी, नींद की गोलियां खाने के बाद भी कोई असर ना हुआ। खुली आंखों से रोते रोते सुबह हो चुकी थी। वो रात भर दीवारों से बातें करती रही, रात भर सोचती रही, बाबा मेरी वजह से बीमार हुए, भाई मुझे मार डालेंगे, और यह यकीनन है खानदान में कोई नहीं है जिसके पास जाया जाए, कोई राह नहीं, कोई घर नहीं, बाहर भीख मांग लूंगी, लेकिन कैसे लोग वहाँ भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, यह लोग भेड़िए बन चुके हैं। वक्त बढ़ता गया, उसने चाय मंगवाई, मगर सोचे मुसलसल चारों तरफ से घेर चुके थी। शाम होती जाएगी और दर्द की कंदील रोशन हो जाएगी। आज फिर से उसे घुंघरू पहनने होंगे, नाचना पड़ेगा, और उसके साथ साथ सेठ की गंदी निगाहों, तस्वीर और उसकी शराफत में लिपटी जिस्म की भूखी रूह का खाना बनना पड़ेगा। उसे यह सब सोचकर डर लग रहा था। तुम एक तवायफ ही बनो जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। यह ख्याल उसके दिमाग में चोट की तरह लगा और वो तड़प उठी। यह कैसी गाली है, यह कैसा ताना है, क्या मेरा वजूद यहाँ बस इतना ही है? हाँ हाँ बिल्कुल, एक अनजानी आवाज ने उसे यकीन दिला दिया। यह सहम गई, क्या ये औरतें जो अपना आप बड़ी खुशी से सरेआम बेचती है, क्या इसी को आज़ादी कहते हैं? क्या मैं एक तवायफ हूँ? नहीं नहीं, मैं तवायफ नहीं हूँ। दिन भर वो यही सोचती रही। जैसे ही वह उठकर चली, वह धड़ाम से नीचे गिर गई, उसके नथनों से खून जारी हो गया, दिमाग की नसें फट गई थी और चाय में डाला गया जहर भी काम कर गया था। और 3 महीने का एहसान वह अपनी जान देकर दे चुकी थी। जाते जाते पैसों की गड्डी के पास एक कागज लिख कर रख गई और उस पर लिखा कि मेरी तरफ से यह पैसों की गड्डी उस जाहिल सेठ को दे देना या किसी गरीब लड़की की शादी करा देना। मैं तवायफ हूँ, मगर मैं अपना जिस्म नहीं बेच सकती है। अगर मेरा दूसरा जन्म हुआ तो मैं इश्क नहीं, शौहर तलाश करूंगी। मेरी प्यारी अजीज बहनों, क्या इसी को इश्क कहते हैं? जिस बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया और बुरी नजरों से आपको बचा कर रखा, क्या वह इश्क नहीं था? हाँ, मैं मानता हूँ जवानी का एक वक्त ऐसा आता है जिसमें गलत भी सही लगता है, लेकिन यही वह वक्त होता है जिसमें अल्लाह की तरफ से जवानी का कड़ा इम्तिहान लिया जाता है। लड़का हो या लड़की, भागने की क्या जरूरत है? अगर आपको पसंद की शादी करनी है तो अपने माँ बाप से कहें। अगर आपके माँ बाप को उनका खानदान और लड़का या लड़की अच्छे लगेंगे तो वो खुद ही आपकी शादी वहाँ पर करा देंगे। और माँ बाप को भी इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि पसंद से निकाह करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि घर से भाग जाने से 100 गुना बेहतर है।
और मेरी प्यारी बहनों, जाते जाते बस मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इस मुआशरे में बाप और भाई सर उठाकर चल सकते हैं तो वह सिर्फ आपके हाथ में है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ रोज़ाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।